वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास बायो के अंदर चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसके अंदर जो आज का हमारे पास टॉपिक है ये है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि डिवीज़न और ब्रांचेस में क्या फ़र्क है। बेसिकली डिवीज़न का मतलब होता है तकसीम करना। तो हम बायो को मेजरली तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसमें पहला हिस्सा हमारे पास ज़ूलॉजी हमने पढ़ा था, दूसरा हिस्सा हमने बॉटनी पढ़ा था और तीसरा हिस्सा हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था। आज हमने ब्रांचेस के हवाले से बात करनी है कि बायो की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो बायो की पहली ब्रांच हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। बेसिकली मॉर्फोलॉजी, ये मॉर्फ का मतलब होता है शक्लें और LOGY का मतलब, जिस तरह पहले भी आपको बताया था, किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ की वजह तलाश करना या सिंपली किसी चीज़ को स्टडी करना। तो मॉर्फोलॉजी में हम किस तरह इसको डिस्कस करेंगे, हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स की स्ट्रक्चर्स और उनकी फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स, उनकी शक्लों के बारे में, उनकी बैरूनी साख्त के बारे में हम पढ़ते हैं। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अंदरूनी हिस्सों का मुताला मॉर्फोलॉजी नहीं है, बैरूनी हिस्सों का जो मुताला है उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक प्लांट है। अब प्लांट के मुख्तलिफ हिस्से हैं, जैसे ये इसका फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, इसी तरह हमारे पास रूट सिस्टम, तो इसी तरह हमारे पास ये नोड, इंटरनोड्स। अब ये प्लांट्स के वो हिस्से हैं जो हमने इसको बग़ैर कट किए बग़ैर हमने इसको देख लिया है। जैसे कि ये हमारे पास पत्ते हैं, हम पत्तों को देख रहे हैं। इसी तरह हम इस प्लांट्स की एक्सटर्नल स्टडी कर रहे हैं कि प्लांट्स के पत्ते किस तरह के हैं, इसके अंदर बर्ड्स हैं या नहीं हैं, इनके अंदर फ्लावर्स लगते हैं कि नहीं लगते, पत्ते इनके कंपाउंड हैं या सिंपल हैं, सादा पत्ते हैं या कंपाउंड पत्ते हैं, तो किस तरह के ये पत्ते हैं, ये सारी स्टडी कहलाती है मॉर्फोलॉजी। इसी तरह मॉर्फोलॉजी के अंदर हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल है। ये एक कॉमन सी चीज़ है, एक चिड़िया जिसको हम सब ने देखा भी होगा। अब इसकी एक्सटर्नल स्टडी हम कर रहे हैं। कैसे? ये हमारे पास इसकी बैली है, इसी तरह ये हमारे पास इसके विंग्स हैं, ये इसकी ब्रेस्ट है, ये गला है इसका, थ्रोट, ये इसके मैंडिबल्स हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास इसके सेकेंडरी फिदर्स हैं। तो ये हम किस हवाले से स्टडी कर रहे हैं? हम किसी चीज़ को, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखकर उसके एक्सटर्नल हिस्सों को स्टडी कर रहे हैं। ये अमल हमारे पास कहलाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है शक्लें। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो है, ये डेफिनेशन हमारे पास है एनाटॉमी। एनाटॉमी बेसिकली मॉर्फोलॉजी के उलट है। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल चीज़ों को स्टडी करते हैं, जबकि एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल हिस्सों की स्टडी करते हैं। जैसे कि ये नीचे डायग्राम में दिखाया भी जा रहा है, किसी चीज़ को कट करके उसके अंदर देखना कि उसके अंदर किस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये अमल कहलाता है एनाटॉमी। जैसे हमारे पास ये एक रियल किडनी है, इसको कट किया जा रहा है और कट करके अंदर देखेंगे कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, ये अमल कहलाता है एनाटॉमी। अब ये हमारे पास किडनी के इंटरनल हिस्सों के नाम हैं। तो ये पहले किडनी को कट किया जाएगा, फिर इसके अंदर देखा जाएगा कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन मौजूद है। इसी तरह हमारे पास ये ऊपर वाला इसका जो हिस्सा है, जिसको हम कोर्टेक्स का नाम दे रहे हैं, अंदर वाला जो हिस्सा है इसको मेड्यूला का नाम देते हैं। इसके अंदर यूरेटर है, ठीक है, रीनल पिरामिड्स हैं। तो ये हमें कैसे पता चला? जब हमने गुर्दे को काट कर उसके अंदर देखा कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसको हम नाम देते हैं एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी बेसिकली एक्सटर्नल हिस्सों की स्टडी है और एनाटॉमी जो है ये इंटरनल हिस्सों की स्टडी है। इसी तरह आगे हमारे पास ब्रांच आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी हम कहते हैं द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। कि टिश्यू बेसिकली क्या है? टिश्यू हमारे पास सेल का एक ऐसा ग्रुप है जो एक जैसा ही काम परफॉर्म करते हैं, उनको हम नाम देते हैं टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये हमने हाईलाइट भी किया हुआ है। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस।
तो ये हमारे पास टिश्यूज़ हैं। टिश्यूज़ की काफ़ी एग्जांपल हैं, जैसे कि हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़ है, एपिथेलियल टिश्यूज़ है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर हमारे पास हैं जाइलम टिश्यूज़, फ्लोएम टिश्यूज़। टिश्यूज़ की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि टिश्यूज़ एक स्पेसिफिक काम ही करता है, एक सिंगल टिश्यूज़ तमाम तरह के काम नहीं करेगा। जैसे कि प्लांट्स में हमारे पास जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, और ये बनते कैसे हैं, जब जाइलम के ही तमाम सेल्स मिलेंगे तो जाइलम टिश्यू बनेगा। इन जाइलम के सेल्स के अंदर एक भी फ्लोएम का सेल नहीं होगा। क्लियर है? तो जाइलम सेल्स आपस में मिलेंगे और ये बनाएंगे टिश्यू। टिश्यू जो होता है ये अपने काम में नवाब होता है, बस एक ही तरह का काम करता है। जैसे कि हमारे पास जाइलम टिश्यू है, वो पानी को लेके जाएगा, खुराक को कभी भी लेके इधर उधर नहीं जाएगा, बस पानी को ही लेके जाएगा। इसी तरह हमारे पास फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, तो उनका काम होता है खुराक को लेकर जाना। वो खुराक के अलावा किसी और चीज़ को लेकर नहीं जाएंगे, कभी भी पानी को इधर उधर ट्रांसलोकेट नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे पास फोर्थ डेफिनेशन आ जाती है। फोर्थ डेफिनेशन हमारे पास है सेल बायोलॉजी। कि सेल बायोलॉजी क्या है? तो सेल बेसिकली क्या है? सेल को हम सिंपली नाम देते हैं, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, किस चीज़ का? ज़िंदगी का। तो सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिज। कि हम सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं और सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि सेल क्या है और सेल के ऑर्गेनेलिज क्या हैं। बेसिकली सेल जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं दुनिया में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनके अंदर सेल मौजूद होता है, क्योंकि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। वो तमाम चीज़ें जिनके अंदर सेल नहीं है वो कभी भी ज़िंदा नहीं थी, वो हमेशा मुर्दा थी, क्योंकि उनके अंदर सेल मौजूद नहीं था। क्योंकि सेल की डेफिनेशन है कि सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल है तो ज़िंदगी है, अगर सेल नहीं है तो वो चीज़ जिसके अंदर सेल नहीं है वो कभी भी ज़िंदा नहीं थी। तो सेल बेसिकली किस तरह का होता है, इसके स्ट्रक्चर्स को ज़रा देखते हैं। कि ये हमारे पास एक सेल की स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास एक सिंपल सा सेल है। सेल के अंदर बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेलिज होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम्स हैं, इसी तरह ये हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं, गोल्गी अपरेटस हैं, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो सेल के अंदर पाई जाने वाली जो चीज़ें होती हैं इनको हम नाम देते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। बेसिकली सेल ऑर्गेनेलिज मिलती हैं और हमारे पास सेल बनता है। तो सेल को ही हम ये कहते हैं कि सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन से हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास है, लाइजोसोम है, सेंट्रियोल है, गोल्गी अपरेटस है, इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियस है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेल के ऑर्गेनेलिज हैं। तो सेल बायोलॉजी में हमने किस चीज़ को पढ़ना है? हमने इस सेल को पढ़ना है कि सेल किस तरह काम करता है, सेल क्या है, और हमने ये डिस्कस करना है, ये हमने स्टडी करना है कि इस सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। और फिर हमने इसके अंदर ये पढ़ना होता है कि इन ऑर्गेनेलिज का फर्दर आगे क्या काम है। तो चैप्टर नंबर 4 हमारे पास सेल के हवाले से ही है। उसके अंदर हमने सेल के एक एक ऑर्गेनेली को काफ़ी डिटेल से पढ़ना है। तो ये अमल कहलाता है हमारे पास सेल बायोलॉजी। आगे हमारे पास डेफिनेशन है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? फिजियोलॉजी हम कहते हैं दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स किस तरह काम करते हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। जैसे हमारे पास हार्ट है, हार्ट का क्या काम है? डबल पंपिंग करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक साइड पे रखना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक साइड पर रखना और ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाना। ये हमारे पास बेसिकली पंपिंग आर्गन जो है ये हमारे पास हार्ट है। इसी तरह हमारे पास फेफड़ों का क्या काम होता है? इनका काम होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम को एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना। तो ये हमारे पास कौन सी चीज़ किस तरीके से काम कर रही है, इसकी स्टडी कहलाती है फिजियोलॉजी। आगे हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। कि जीन्स की स्टडी करना। जीन्स क्या है? जीन्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? इनहेरिटेंस को हम डिफ़ाइन करेंगे, इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्राम वन जनरेशंस टू नेक्स्ट जनरेशंस।
कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो खसूसियात मुंतकिल हो रही होती हैं उनको हम नाम देते हैं, उस मुंतकिली के अमल को हम नाम देते हैं इनहेरिटेंस। जैसे कि हमारे पास आइज़ कलर है, अब आइज़ कलर हमारे पास पेरेंट्स से आगे बच्चों में मुंतकिल होता है। इसी तरह हमारे पास ईयर लोब्स हैं, इसी तरह हमारे पास स्किन कलर है। तो ये जो खसूसियात जिनके हम नाम ले रहे हैं जैसे कि स्किन कलर, आइज़ कलर, हेयर कलर, ये कहलाती हैं करैक्टरिस्टिक्स। और इन करैक्टरिस्टिक्स का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना, इस अमल को हम नाम देते हैं इनहेरिटेंस। और ये किस तरीके से मुंतकिल होती हैं ये अमल कहलाता है जेनेटिक्स। आगे हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास है द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। कि एक एम्ब्रियो किस तरीके से नए इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट होता है, इसकी स्टडी कहलाती है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो हम सिंपली कहते हैं अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ज़ाइगोट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। कि ज़ाइगोट जब डेवलप करता है, उसकी जो अर्ली डेवलपमेंट होती है, शुरू में वो जो डेवलप करेगा उसको हम नाम देंगे एम्ब्रियो। अब बेसिकली ज़ाइगोट क्या है? ज़ाइगोट हमारे पास जब स्पर्म सेल्स एग सेल से मिलते हैं तो ये हमारे पास बनाते हैं ज़ाइगोट, और ज़ाइगोट की अर्ली डेवलपमेंट कहलाती है एम्ब्रियो। इसी तरीके से एम्ब्रियो जब डेवलप करता है और ये इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट होता है तो इस एम्ब्रियो के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं, इस चीज़ को हम नाम देते हैं, इस चीज़ की स्टडी को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी। जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो एम्ब्रियो डेवलप करते करते तकरीबन 9 महीने में एक पूरे इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट होता है। अब इस 9 माह में जो बच्चा माँ के पेट में रहता है, इस 9 माह में उस ज़ाइगोट, उस एम्ब्रियो को इंडिविजुअल में कन्वर्ट होने के लिए कौन कौन से मराइल से गुज़रना होता है, कौन कौन से स्टेप से गुज़रना होता है, उसके अंदर मरहलावार कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं, इन तमाम तब्दीलियों की स्टडी कहलाएगी एम्ब्रियोलॉजी। आगे हमारे पास है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो टैक्सोनॉमी क्या है? ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, इस अमल को हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमी। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? बेसिकली हमारे पास बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ है, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, ये हमें पता नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी खसूसियात की बिना पर छोटे बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और इस अमल को हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन। आगे हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी। अब पैलियोंटोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। तो ये स्टडी ऑफ फॉसिल्स है। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बाक़ियात हैं जो कि अब दुनिया में नहीं रहे। जब दुनिया वजूद में आई थी तब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अब उनका कोई मेंबर भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब उन ऑर्गेनिजम्स की जो अब दुनिया में मौजूद नहीं है, उनकी अगर कोई हड्डी, उनकी अगर कोई पसली, उनका कोई पंजा, ठीक है, इसी तरह उनका कोई पर, इसी तरह प्लांट्स के अंदर वो प्लांट जो दुनिया में पहले थे अब वो वजूद नहीं रखते, उनकी कोई ब्रांच, उनका कोई भी हिस्सा, उसको हम नाम देंगे फॉसिल्स। और इन फॉसिल्स की स्टडी कहलाती है पैलियोंटोलॉजी। के फॉसिल्स कितना पुराना है, किस ऑर्गेनिजम्स का हो सकता है, और जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये फॉसिल्स हो सकता है उस ऑर्गेनिजम्स की क्या खसूसियात हैं। जैसे कि हमारे पास डायनासोर, अब डायनासोर दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके फॉसिल्स मिले हैं, जिसके अंदर से स्टडी करने से पता चला है कि वो किस पीरियड के अंदर यहाँ दुनिया के अंदर मौजूद थे।
ठीक है। तो ये सारी स्टडी कहलाती है पैलियोंटोलॉजी, फॉसल्स और फॉसल्स की स्टडी कहलाती है पैलियोंटोलॉजी। इसी तरह आगे हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसको हम सिंपली कहेंगे इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इसको हम नाम देंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, कि ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट में किस तरीके से रहते हैं। हर ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट में रहने का एक अलग तरीका है। तमाम ऑर्गेनिजम्स एक तरह अपने इन्वायरमेंट में नहीं रहते। जैसे कि हमारे पास डिज़र्ट्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ लिजर्ड्स, मुख्तलिफ स्नैक्स, अब ये क्या करते हैं, ये सुबह के टाइम शिकार नहीं करते, क्योंकि सहराओं के अंदर सुबह के टाइम बहुत गर्मी होती है, बादल नहीं होते, डायरेक्ट धूप जो होती है वो हमारे पास सैंड के ऊपर पड़ रही होती है, ज़मीन काफ़ी गर्म हो जाती है। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये सुबह के टाइम अपने अपने बिल के अंदर छुप के बैठे रहते हैं। जैसे ही रात का टाइम होता है, थोड़ी सी ठंडक होती है, तो ये ऑर्गेनिजम्स बाहर निकल आते हैं। अब इनका अपने इन्वायरमेंट के साथ एक तल्लक है। इसी तरह हमारे पास जो बियर है रीछ, ये क्या करता है, ये विंटर स्लीप करता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दियों के मौसम में ये क्या करता है, ये अपने आप को छुपा लेता है और विंटर स्लीप करता है। और जैसे ही मौसम कुछ ठीक होता है, ये बाहर आता है और अपने अंदर फ़ैट कंटेंट्स को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ खाता है और अपने अंदर फ़ैट कंटेंट्स को बढ़ाता है, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न में जब दोबारा विंटर स्लीप करे तो वही चीज़ें, इसके फैट्स कंटेंट्स टूटें और इनको एनर्जी मिलती रहे। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ रहने का तरीका है। इसको हम नाम देते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। आगे हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। तो इसमें क्या होता है, इसमें एनिमल्स के सोशल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है कि अगर एक सोसाइटी में किसी ऑर्गेनिज्म ने रहना है, अब सोसाइटी बेसिकली कौन बनाते हैं, हमारे पास ह्यूमन इंसान ही हैं जो सोसाइटी बनाते हैं। अब सोसाइटी में रहने का क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से सोसाइटी में रहना है, बेसिकली सोशल इवल्स कौन कौन से हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं सोशियो बायोलॉजी के अंदर। जैसे कि हम अगर सिंपल एग्जांपल दें तो नौसरबाज, जेब कुतरे, चोर, डकैती, गालियां देना, ठीक है, इस तरह ड्रिंकिंग करना, नशा करना, अब इनको हम नाम देते हैं ये सोशल इवल्स हैं। इस तरह के लोग सोसाइटी में नहीं रह सकते क्योंकि वो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए कि इस ब्रांच के अंदर हम ये देखते हैं कि एक सोशल बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए उन ऑर्गेनिजम्स का जो कि सोसाइटी बनाते हैं, जैसे कि इंसान, ठीक है। आगे हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी को हम किस तरह डिस्कस करेंगे, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या हैं, पैरासाइट्स उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो अपने खुराक किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, बिन बुलाए मेहमान होते हैं, किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म से अपने खुराक लेते हैं और बदले में क्या करते हैं, बदले में उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारी पैदा करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे रिलेशंस को हम नाम देते हैं पैरासाइट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं पैरासाइट्स, और इनकी स्टडी कहलाती है पैरासाइटोलॉजी। अब इस पैरासाइटिज्म के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म खुराक के नियत से दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक लेता है। जैसे कि हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है मच्छर की। अब मच्छर खुराक के लिए, फीडिंग के लिए ये क्या करता है, ये इंसानों के ऊपर आके बैठता है और ब्लड लेता है। बदले में क्या करता है, बदले में मलेरिया बुखार दे देता है। तो ये एक पैरासाइट है। इसी तरह हमारे पास बेशतर बैक्टीरियाज़ और वायरसेस हैं जो कि इंसानों के अंदर आते हैं, मुख्तलिफ जानवरों के अंदर आते हैं, वहाँ से खुराक लेते हैं और बदले में क्या करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में। तो ये कहलाते हैं पैरासाइट्स। अब ये पैरासाइट्स किस तरीके से हमारे अंदर आते हैं और किस तरीके से बीमारी पैदा करते हैं, ये इनके तरीक़ों को स्टडी करना, इनके ट्रांसमिशंस के तरीक़ों को स्टडी करना, ये अमल कहलाता है पैरासाइटोलॉजी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है, ये हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है
बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्निकली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करना। किस चीज़ के लिए? इंसान की भलाई के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टेक्निकली इस्तेमाल करना, ये अमल कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि हम मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिजम्स से अद्वियात हासिल करते हैं, उनको टेक्निकली यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे कि हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं और इससे एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं इंसुलिन। अब ये डायबिटिक पेशेंट्स को चाहिए, वो पेशेंट्स जो कि हमारे पास शुगर के मरीज़ हैं, ज़ियाबैतस के मरीज़ हैं, उनके अंदर ब्लड के अंदर शुगर लेवल डेली बेस पे बढ़ता जा रहा है, तो उनको क्या करते हैं, उनको आर्टिफिशियल तरीक़ों से बनाई गई इंसुलिन लगाई जाती है, क्योंकि हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंसुलिन इतनी ही पैदा होती है कि जितनी वो खुद इस्तेमाल कर लेता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म ब्लड की तरह इंसुलिन को डोनेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो इस वजह से हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को पकड़ते हैं और उसके अंदर जीन्स को तब्दील करके ऐसे जीन्स इंसर्ट करते हैं जो कि इंसुलिन को पैदा कर सकें। फिर वहाँ से इंसुलिन को निकाला जाता है और फिर उसको मार्केट में भेजा जाता है ताकि जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो उनको दस्तयाब की जाती है ये इंसुलिन, और ये एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है। इससे क्या होता है कि उनकी ज़िंदगी बच जाती है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है, ये हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी क्या है? इसको हम कहेंगे इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। तो ये हमारे पास हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा कुव्वत मुदाफ़अत है। क्या काम होता है इस इम्यून सिस्टम का? इस इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि ये पैरासाइट्स को, माइक्रोब्स को, जैसे कि हमने ऊपर पैरासाइट्स के बारे में डिस्कस किया है, उनको बीमारी फैलाने से रोकता है। मुख्तलिफ़ वायरसेस और बैक्टीरिया को बीमारी फैलाने से रोकेगा हमारा कुव्वत मुदाफ़अत, जो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अंदर मौजूद है। इस इम्यून सिस्टम की स्टडी को कि ये इम्यून सिस्टम किस तरीके से पैरासाइट को बीमारी फैलाने से रोक सकता है, किस तरह वायरस का अटैक, हम उस अटैक से बच सकते हैं, ये कैसे मुमकिन है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये किस तरीके से वर्क करता है, इन चीज़ों की स्टडी कहलाती है इम्यूनोलॉजी। इस तरह आगे हमारे पास 15 नंबर पे जो हमारे पास है, ये हमारे पास ब्रांच है इल्मुल हशरात, इसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कि जो हमारे पास हशरात हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं दुनिया में, इनमें सबसे ज़्यादा जो मिकदार है, सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है, ये इंसेक्ट्स की है। अगर हम ये कहें कि 100% हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, तमाम ऑर्गेनिजम्स, दुनिया में जितने ऑर्गेनिजम्स सांस ले रहे हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स जिंदा हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स मौजूद हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म का अमल हो रहा है, अगर हम उनको कह लेते हैं कि 100% हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, तो उनमें तकरीबन 53, मतलब मोर देन हाफ, हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ इंसेक्ट्स हैं। तो इन इंसेक्ट्स की स्टडी करना कि ये किस तरीके से रहते हैं, इनके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, इनकी एनाटॉमी क्या है, ये सारा कुछ स्टडी करना, इसको हम नाम देते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो है ब्रांच, इसको हम नाम देते हैं फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो फार्माकोलॉजी क्या है? ये स्टडी है कि ड्रग्स किस तरीके से काम करती हैं और उनका ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स कितने होंगे और उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कितने होंगे, वो कितनी मौसर होगी, कितनी इफ़ेक्टिव होगी, कितनी देर तक असर करेगी, हमारे लिए कितनी यूज़फुल है और कितनी नुकसानदेह है, और वो ड्रग्स किस सोर्स से हासिल की गई है, मतलब उस ड्रग्स का सोर्स क्या है, किसी प्लांट से ली गई है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ली गई है, किसी बड़े एनिमल से ली गई है, या वो किसी मिनरल से इकट्ठी की गई है, ज़मीन के नीचे से कोई मिनरल निकला है उससे निकाली गई है। तो उस ड्रग्स का सोर्स क्या है, ठीक है, उसके सोर्स को भी डिस्कस करेंगे। वो ड्रग कैसे काम करती है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो किस चीज़ के लिए बनाई गई है, इन तमाम चीज़ों की स्टडी कहलाती है फार्माकोलॉजी। बेसिकली फार्मेसी और चीज़ है, फार्मेसी में मेडिसिन तैयार होकर भेजी जाती है ताकि सेल की जा सके। जैसे हमारे पास मेडिकल स्टोर्स है,
लेकिन फार्माकोलॉजी ये मेडिकल स्टोर पर आने वाली दवाइयाँ कैसे तैयार हुई हैं, ये इस चीज़ की स्टडी है। इसको हम नाम देते हैं फार्माकोलॉजी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये आज हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास सिंपल ब्रांचेस के हवाले से था। इससे पहले हमने डिवीजन्स के हवाले से पढ़ा था कि बायो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल होगा वो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, कि बायो का दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।